नमस्कार मित्रों, वीडियो के इस सेक्शन में हम लोग बात करने जा रहे हैं पाचन की कार्यकी का अगला भाग, जिसका नाम है न्यूक्लिक अम्ल का पाचन। इससे पहले के वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं किसके बारे में, प्रोटीन का पाचन, वसा का पाचन और कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बारे में। ये पाचन की कार्यकी का दूसरा जो पद था, भोजन का पाचन, उसका अंतिम टॉपिक है। अंतिम की बात कर रहे हैं अपन लोग। न्यूक्लिक अम्ल का पाचन किस प्रकार होता है उसके बारे में डिस्कस करना है। न्यूक्लिक अम्ल के पाचन के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लिक अम्ल होता क्या है और कौन कौन से होते हैं न्यूक्लिक अम्ल। तो देखिए, न्यूक्लिक अम्ल आपके पास में, इसकी अगर मैं परिभाषा लिखता हूं न्यूक्लिक अम्ल की, तो ये आपके पास में होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की लंबी लंबी चेन होती है। मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक लंबी श्रृंखला होगी, उसको क्या बोलेंगे अपन लोग, न्यूक्लिक अम्ल का नाम दे रहे हैं। तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं कि लॉन्ग को अपन ऐसे हिंदी में लिख देते हैं वृहद श्रृंखला है। किसकी है वृहद श्रृंखला? वृहद श्रृंखला किसकी आ जाएगी बेटा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। ठीक है, किसकी आ जाएगी? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। अब आप कहेंगे कि सर पॉली मतलब होता है बहु, और न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है आपके पास में, वो मैं अभी बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो यहां पे आपके पास में बहु न्यूक्लियोटाइड की लंबी लंबी श्रृंखला होगी, उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लिक अम्ल कहलाएगा। अब ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, इसमें न्यूक्लियोटाइड शब्द का क्या मतलब है? एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपके पास में, यहां पे मैं लिख रहा हूं, आप देखिएगा, एक न्यूक्लियोटाइड जिसकी बात कर रहा हूं मैं आपके पास में, एक न्यूक्लियोटाइड तीन मुख्य चीजों से बनता है। ठीक है, तीन भाग होते हैं, तीन चीजें होती है जिसमें न्यूक्लियोटाइड का संगठन होता है। वो तीन भाग कौन कौन से हैं? देखिए, एक नाम होता है पंच कार्बन शर्करा। क्या नाम होता है? पंच कार्बन शर्करा, समझ रहे हैं? दूसरा होता है नाइट्रोजिनस या नाइट्रोजन, या जिसको अपन कहते हैं नाइट्रोजन, जिसको कह रहे हैं अपन नाइट्रोजन क्षारक। और तीसरा जो आपके पास में आएगा उसका नाम होगा आपके पास में क्या? फॉस्फोरिक अम्ल होगा। क्या होगा? फॉस्फोरिक अम्ल का नाम होगा ये आपके पास में। तो ये तीन आ गए, पंच कार्बन शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक और फॉस्फोरिक अम्ल। ये तीन आपके पास में आ रहे हैं। पंच कार्बन शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक और फॉस्फोरिक अम्ल, मतलब एक अणु पंच कार्बन शर्करा का, एक अणु नाइट्रोजन क्षारक का और एक अणु फॉस्फोरिक अम्ल का। ये तीनों मिलकर के एक अणु बनाते हैं किसका? न्यूक्लियोटाइड का। अंडरस्टैंड? अब इनका आगे का डिटेल क्या होता है वो सब अपन लोग जैव अणु के पाठ में डिटेल में पढ़ेंगे। समझ रहे हो? मेरे को आपको यहाँ पे बताना जरूर था कि न्यूक्लियोटाइड क्या चीज हो रही है। तो देखो, न्यूक्लियोटाइड के अंदर भी आपके पास में भोज्य पदार्थ आ रहे हैं, दिख रहा होगा आपको। देखो, ये रहा आपके पास में पंच कार्बन शर्करा, ये आपको दिख रहा है नाइट्रोजन क्षारक। ये भोज्य पदार्थ है, मतलब इनका भी पाचन करना आवश्यक होता है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि न्यूक्लियोटाइड है, उसमें एक अणु पंच कार्बन शर्करा और एक अणु नाइट्रोजन क्षारक, अगर यही दोनों हो सिर्फ, तो ये एक क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसाइड। कैसे? देखना जरा आप एक बार इधर की तरफ, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप देखें कि यहां पे मैंने लिखा एक अणु है मेरे पास में किसका? पंच कार्बन शर्करा का। साथ ही साथ में मेरे पास में एक अणु किसका आ जाएगा? नाइट्रोजन क्षारक का आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन क्षारक का आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं आपके पास में? एक न्यूक्लियोसाइड बना रहे हैं। क्या बनाते हैं? एक न्यूक्लियोसाइड। वैसे ये पाचन में समझाने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर रहे। ये सब जैव अणु के पाठ में आता है बेटा। ठीक है, अब एक न्यूक्लियोसाइड है मेरे पास में। क्या है बेटा? एक न्यूक्लियोसाइड प्लस इसके साथ में अगर फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ जाए, कौन सा अम्ल जुड़ जाए? फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ जाए, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में? एक न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो यहां पे क्या लिख दूं मैं आपके पास में? एक न्यूक्लियोटाइड। समझ रहे हो? अब आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड एक कैसे बना। अब इसी न्यूक्लियोटाइड की बहुत लंबी लंबी चेन, मतलब वृहद श्रृंखला, मतलब इसका बहुत लंबा चेन क्या बनाता है? न्यूक्लिक अम्ल बनाता है। तो यहां पे अगर मैं लिखूं कि मान लो एक न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, एन न्यूक्लियोटाइड मिलकर के क्या बनाते हैं? एक न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो ये कंसेप्ट आपको जानना जरूरी है। तो अगर मैं कहूं कि न्यूक्लिक अम्ल जो है वो दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, जिसका नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा।
एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। ठीक है, अगर आप डीएनए का पूरा नाम बोल के देखोगे या आरएनए का पूरा नाम बोल के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का क्या हो जाएगा, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो अर्थात अगर मैं इन सब में पाचन को घुसाऊं, समझ रहे मेरी बात को, सुनना रे, अगर मैं इसमें पाचन को घुसाता हूं तो सबसे जटिल पदार्थ कौन सा हुआ इसके अंदर, सबसे जटिल पदार्थ हुआ इसके अंदर कौन सा आपके पास में, ये हुआ न्यूक्लिक अम्ल। समझ रहे हो, तो ये सबसे जटिल है। और पाचन की परिभाषा क्या कहती है, जटिल को किस में तोड़ना है आपको, सरल पदार्थ में तोड़ना है। न्यूक्लिक अम्ल किस में टूटेगा आपके पास में, न्यूक्लियोटाइड में टूट जाएगा। किस में टूटेगा, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किस में टूटेगा, न्यूक्लियोसाइड में टूटेगा। समझ लो, किस में टूटेगा, न्यूक्लियोसाइड में टूटेगा। और ये न्यूक्लियोसाइड अंतिम चरण पे किस में टूटेगा आपके पास में, 5 कार्बन शर्करा तथा नाइट्रोजन क्षारक में टूटेगा। तो अर्थात जो न्यूक्लिक अम्ल के पाचन का अंतिम उत्पाद बनता है वो अंतिम उत्पाद क्या होता है, 5 कार्बन शर्करा और नाइट्रोजनस क्षारक होता है। समझ गए ना मेरी बात को। अब पाचन कैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूं। न्यूक्लिक अम्ल का पाचन किस प्रकार हो रहा है उसके बारे में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिएगा इधर, आप बहुत अच्छे से समझना है। एक ही अभिक्रिया है, एक ही अभिक्रिया के माध्यम से मैं इसमें समझा दूंगा आपको। समझ रहे हैं, न्यूक्लिक अम्ल के पाचन की समस्त क्रियाएं जो संपन्न होती है वो ड्यूडेनम में होती है, मतलब छोटी आंत के प्रथम भाग में, मतलब मुख गुहा में या आमाशय में इसका किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं एक ही अभिक्रिया लिख रहा हूँ, वो आप लोग ध्यान लगाना, सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। मान लीजिए यहाँ पे अपन ने लिखा जटिल पदार्थ, इसका नाम क्या है अपने पास में, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, अब ये न्यूक्लिक अम्ल टूटेगा किसमें बेटा, अभी बताया था आप लोगों को, न्यूक्लियोटाइड में टूट जाएगा। किसमें टूटेगा, न्यूक्लियोटाइड के अंदर टूटेगा। अब जानते हैं हम लोग कि ये प्रक्रिया किसके माध्यम से होगी, एंजाइम के माध्यम से होगी। और इसमें जो एंजाइम वर्क करेगा उसका नाम होगा आपके पास में न्यूक्लियेजेज। क्या आ जाएगा, न्यूक्लियेजेज। न्यूक्लियेजेज जो एंजाइम है, समझना, न्यूक्लियेजेज जो एंजाइम है वो अग्नाशय रस से निकलता है। मैंने आपको पाचक रस के संगठन में बताया भी था, और पाचक रस के संगठन में आपको पता भी होना चाहिए कि उसमें क्या होता है, अग्नाशय रस से निकलने वाला एंजाइम है न्यूक्लियेजेज। अग्नाशय रस से टोटल 6 एंजाइम निकलते हैं, वापस रिपीट कर देता हूं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, पैनक्रिएटिक यानी अग्नाशय अमाइलेज, अग्नाशय लाइपेज और न्यूक्लियेजेज एंजाइम। तो अंतिम चरण पे यही रहा है, सारी प्रक्रिया ड्यूडेनम में हो रही है, इसलिए इसका पीएच भी कितना रहेगा आपके पास में, 8.2 से 8.8 रहेगा, जो कि एल्केलाइन पीएच पे होता है। न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड आपके पास में आगे ब्रेकडाउन हो रहा है, जिसके अंदर वो है आपके पास में कौन सा, न्यूक्लियोसाइड। किसमें आ जाएगा, न्यूक्लियोसाइड में टूटेगा। और न्यूक्लियोसाइड जो आपको नजर आ रहा है, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड में आया, तो ये जिस एंजाइम की मदद से होता है वो किससे निकलता है, आंतरीय रस से निकलने वाला एंजाइम है, जिसका नाम है न्यूक्लियोटाइडेज। क्या नाम है, न्यूक्लियोटाइडेज। तो यहां पे अपन क्या लिख देते हैं इस जगह पे, न्यूक्लियोटाइडेज। तो ये ध्यान रखना आप लोग, यहां पे न्यूक्लियोटाइडेज। ये बात, ये एंजाइम कहां से निकला, आंतरीय रस से निकला है। सक्कस एंट्रिकस बोलते हैं आंतरीय रस को, याद रखना, बताया हुआ है मैंने। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्रीवियस सेक्शन वीडियो में जाके देख लेना, पाचक रस का संगठन के नाम से वीडियो है, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। और क्योंकि सारी प्रक्रिया कहां हो रही है, ड्यूडेनम में हो रही है, तो पीएच तो वही रहेगा बेटा, कितना, 8.2 से 8.8 तक का पीएच रहेगा। अब ये जो न्यूक्लियो आपके पास में नजर आ रहा है, न्यूक्लियोसाइड, ये आपके पास में अंतिम चरण पे किस में टूट जाएगा, 5 कार्बन शर्करा के साथ में क्या आ जाएगा आपके पास में, नाइट्रोजन क्षार। क्षार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, इसलिए लिखा है। इतनी अंग्रेजी चल जाएगी ना बेटा, है ना। और इसमें जो एंजाइम काम करेगा वो एंजाइम होगा, वो भी आंतरिक रस से ही निकलता है। ठीक है, और उसका नाम होता है न्यूक्लियोसाइडेज। समझ रहे हो, साइडेज। तो यहां पे क्या लिख दूंगा मैं, एंजाइम का नाम न्यूक्लियोसाइडेज। ठीक है, अब इस पे जो पीएच वर्क कर रहा है वो कितना हो गया, 8.2 टू 8.8 हो गया। और ये जो मेरे पास में बना है अंतिम चरण पे, ये न्यूक्लिक अम्ल के पाचन का अंतिम उत्पाद है, जिसका नाम क्या है, 5 कार्बन शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षारक। समझ गए मेरी बात को। तो यहाँ पे मैंने आपको पाचन की क्रिया विधि के 5 पद होते हैं। 5 में से पहला होता है भोजन का अंतर्ग्रहण, वो हमने पढ़ लिया था। फिर होता है भोजन का पाचन, भोजन के पाचन वाला पद यहाँ पे खत्म हो गया है। अब अपने पास में आता है तीसरा पद, जिसका नाम है भोजन का अवशोषण या पचित भोजन का अवशोषण।
पचित भोजन के अवशोषण को समझने के लिए आपको मैं बता देता हूं कि अवशोषण क्यों अनिवार्य है। जो ये पचित हुआ है, मतलब पाचन हुआ है, जो भी अंतिम प्रोडक्ट बने हैं, अंतिम उत्पाद बने हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, रुधिर में भेजना है। कहां भेजना है, रुधिर में भेजने का काम करना अपने को, ठीक है, ताकि रुधिर में जब वो अवशोषित हो जाएगा तो प्रत्येक कोशिका तक वो पचित भोज्य पदार्थ पहुंच पाएगा और प्रत्येक कोशिका उसका उपयोग लेकर के क्या करेगी, अन्य अपनी क्रियाविधि को सुचारू रूप से चला पाएगी, उपापचय क्रियाओं को। तो कैसे होता है भोजन का अवशोषण, वो अपन देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, हेडिंग लगा रहा हूं मैं आपके पास में, तीसरा पद है ये अपने पास में पाचन की क्रियाविधि का, वो है अपने पास में भोजन का अवशोषण। क्या है ये आपके पास में, भोजन का अवशोषण वाला पद है, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, भोजन का अवशोषण, ठीक है, समझना मेरी बात को। अब इसको समझना अपने को जरूरी है। इसको समझने के लिए बताता हूं कि जो पचित भोज्य पदार्थ है वो कहां पे पड़े हैं और वो वहां से कहां जाएंगे। आपने नाम सुना था अंगुलिनुमा प्रवर्ध, रसांकुर, सूक्ष्मांकुर, ग्रहणी की औत्तिकी में बताया था मैंने आपको, औत्तिकी वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं आप लोग। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो विलाई होती है यानी रसांकुर होते हैं, वो क्या करता है, सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। और क्यों बढ़ाते हैं रे, अवशोषण के लिए बढ़ाते हैं, ताकि अवशोषण सुचारू रूप से हो सके। तो इसमें जो काम करेगा वो अपने पास में मेन होगा विलाय। और विलाय कहाँ प्रेजेंट होता है या रसांकुर कहाँ होते हैं, वो होते हैं अपने पास में श्लेष्मिका स्तर में। आपको बताता हूं कि अपन लोगों ने 4 स्तर के बारे में पढ़ा था, एक बार छोटा सा तौर पे वापस देखने का प्रयास करते हैं। सबसे बाहर की तरफ होता है आपके पास में कौन आ जाएगा, सिरोसा, ठीक है। सिरोसा के अंदर की तरफ आपके पास में कौन आ जाएगा, पेशीय स्तर। और याद करना, बाह्य अनुदैर्ध्य और आंतरिक वर्तुल पेशी, समझ रहे हो। ये सारी क्रिया कहाँ हो रही है, ड्यूडेनम में हो रही है। तो ड्यूडेनम के अंदर आपके पास में किसी भी तरह की तीर्यक पेशी नहीं होती, तीर्यक पेशी केवल आमाशय में मिलती है। तो पेशी स्तर में 2 पेशी आ जाएगी, बाह्य अनुदैर्ध्य और आंतरिक कौन सी आ जाएगी, वर्तुलाकार। वो अपन लोग यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। तीसरा स्तर आपके पास में जो होता है वो कौन सा होता है आपके पास में, तीसरा स्तर, यहाँ पे तीसरा स्तर आपके पास में आ जाएगा, वो होगा अधश्लेष्मिका, सब म्यूकोसा। और अंतिम चरण पे जो स्तर आएगा आपके पास में वो होता है म्यूकोसा यानी श्लेष्मिका, और जिसमें क्या होते हैं, ऐसे अंगुलिनुमा प्रवर्ध होते हैं जिनको अपन रसांकुर कहते हैं, और रसांकुर के अंदर सूक्ष्मांकुर भी पाए जाते हैं, समझ रहे हो। और यही चीज होती है जो क्या करती है, भोजन के अवशोषण में सहायता करती है। अब आपको औत्तिकी को याद करना होगा बेटा, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा औत्तिकी का वो जरूर जाकर के देखें। औत्तिकी का वीडियो से पहले अपलोड हो चुका है, ठीक है। जब आपको औत्तिकी का वीडियो समझ में आएगा तो आपको बहुत अच्छे से पता लगेगा। छोटी आंत का वीडियो देखना बेटा, उसमें आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको यहां समझाना चाह रहा हूं कि ये जो अंदर एक खाली रिक्त स्थान नजर आ रहा है आप लोगों को, इस रिक्त स्थान को अपन लोग क्या कहते हैं, ल्यूमन कहते हैं, LUMEN, ल्यूमन। ल्यूमन मतलब ये खाली जगह है, रिक्त स्थान है। और जितना भी भोज्य पदार्थ पचित हुआ है, पचित मतलब पचित जो अभी हुआ, जैसे कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज बना मान लो, प्रोटीन का अमीनो अम्ल है, वसा का आपके पास में वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बन गया, न्यूक्लिक अम्ल का 5 कार्बन शर्करा या आपके पास में नाइट्रस क्षारक हो गया, वो समस्त पचित पदार्थ कहाँ रहेगा आपके पास में, इस ल्यूमन में रहेगा, इस रिक्त स्थान में रहेगा, जहां पे आपको यहाँ पे बता देता हूं, इस स्थान पे रहेगा कौन सा आपके पास में, सारा का सारा पचित भोज्य पदार्थ। समझ रहे हो, ये समझना बहुत अच्छे से। ये पचित भोज्य पदार्थ यहां से कहां जाएगा, ये पचित भोज्य पदार्थ यहां से जाएगा, सूक्ष्मांकुर और रसांकुर इसको अवशोषित करने में मदद करेंगे। लेकिन इसका अल्टीमेटली इसको कहां पहुंचना है, रुधिर नलिकाओं में पहुंचना है। और आप जानते हो और मैं भी जानता हूं, औत्तिकी की वीडियो में भी बताया था कि जो रुधिर नलिकाएं होती है वो कहां प्रेजेंट होती है, अधश्लेष्मिका यानी सब म्यूकोसा में। और इसका मतलब सब म्यूकोसा ये वाला है। तो यहां से जो पचित भोज्य पदार्थ है वो निकल के यहां से रसांकुर द्वारा अवशोषित होकर के कहां जाएगा आपके पास में, रुधिर नलिकाओं यानी कि अधश्लेष्मिका के स्तर में जाएगा। और अधश्लेष्मिका क्या करेगी, इसको अवशोषित करवाने का कार्य करेगी। यानी अधश्लेष्मिका के अंदर जो रुधिर नलिकाएं हैं वो इसको पचित भोज्य पदार्थ को अवशोषित कर लेगी और प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करेगी। समझे मेरी बात को। तो पचित भोज्य पदार्थ कहां है रे, ल्यूमन में। ल्यूमन से कहां जाएगा, म्यूकोसा में, यानी म्यूकोसा मतलब श्लेष्मिका स्तर पे। श्लेष्मिका स्तर से कहां जाएगा, वो आगे अधश्लेष्मिका यानी सब म्यूकोसा में। क्यों जाएगा रे वहां पे, क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट है, रुधिर नलिकाएं प्रेजेंट है। और रुधिर नलिका में जाना क्यों अनिवार्य है, क्योंकि रुधिर और लसिका वाहिनियां ही ऐसे उत्तक है या ऐसी नलिकाएं हैं जो पचित भोज्य पदार्थ को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य कर सकती है। समझे ना मेरी बात को। अब
यहां से यहां पे जा रहा है, यहां से यहां पे जा रहा है, हमको पता है कि रसांकुर के माध्यम या सूक्ष्मांकुर के माध्यम से जाएगा, क्योंकि वो अवशोषण मदद करता है, क्योंकि वो अंगुलीनुमा प्रवर्ध होते हैं, इस वजह से। समझे मेरी बात को? लेकिन इसको भेजने के लिए भी अपने पास में क्या होता है कि कुछ ट्रांसपोर्ट काम करते हैं। समझ लो मेरी बात को? ट्रांसपोर्ट मतलब कुछ तरीके हैं, कुछ रास्ते हैं। तो वो 3 प्रकार के ट्रांसपोर्ट होते हैं। उन 3 प्रकार के ट्रांसपोर्ट का वैसे तो अध्ययन प्लांट फिजियोलॉजी में करवाया जाता है, लेकिन यहां पे आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से कौन सा पदार्थ अवशोषित हो रहा है। तो आप वो पाचक में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के भी देखना, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बता रहा हूं आपको, ठीक है। निष्क्रिय ट्रांसपोर्ट, सक्रिय ट्रांसपोर्ट, अभिगमन, अभिगमन बोलते हैं ट्रांसपोर्ट को। तो यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे क्या बता रहा हूं, कुछ अभिगमन है, ठीक है। अभिगमन के प्रकार, इसको आपको समझना होगा, ठीक है। अगर आप इसको समझोगे तो आपके पास में क्या होगा कि आगे समझ में आएगा कि कौन सा पचित भोज्य पदार्थ किस अभिगमन के माध्यम से अवशोषित हो रहा है, ठीक है। ये आपके पास में मुख्य रूप से 3 प्रकार के रहेंगे। कितने प्रकार के रहेंगे आपके पास में? 3 प्रकार के रहेंगे अभिगमन के प्रकार। एक रहेगा आपके पास में कौन सा? निष्क्रिय अभिगमन। कौन सा आ जाएगा? निष्क्रिय अभिगमन। एक आ जाएगा आपके पास में सुगम अभिगमन, ठीक है। और एक आ जाएगा आपके पास में सक्रिय अभिगमन, ठीक है। निष्क्रिय को अंग्रेजी भाषा में पैसिव बोलते हैं, सुगम को फैसिलेट बोलते हैं, और सक्रिय को एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इन तीनों में क्या अंतर रहेगा वो अपन को बात करना यहाँ पे जरूरी है। इन तीनों का अंतर समझने के लिए आपको एक और बात याद रखनी जरूरी होगी, जो कक्षा 11 के अंदर आपके पास में आता है, तरल मोज़ेक मॉडल। कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल जो सिंगर और निकोलसन ने प्रतिपादित किया था भाई, ठीक है। लिपिड के 2 स्तर होते हैं, जिसमें बहिर्वेशी और अंतर्वेशी प्रोटीन होते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो वो आपको याद रखना अनिवार्य होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चलेगा इसके अंदर। तो सक्रिय अभिगमन जो है आपके पास में, वो किस प्रकार कार्य करता है? ये किसी भी पदार्थ को अब उसकी उच्च सांद्रता क्षेत्र से कहाँ लेके जाता है? निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर लेकर के जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं आपके पास में? कोई भी पदार्थ है उसको कहाँ लेके जा रहा है? उच्च से कहाँ लेके जा रहा है? निम्न की तरफ लेकर के जा रहा है। समझो, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। सुगम में भी आपके पास में क्या होगा? यहाँ पे उच्च से कहाँ पे जा रहा है? आपके पास में निम्न की ओर ही जा रहा है। लेकिन सक्रिय के अंदर आपके पास में क्या होगा? ये निम्न सांद्रता क्षेत्र से कहाँ जाएगा? इसके अंदर उच्च सांद्रता क्षेत्र की ओर लेकर के जाएगा। तो ये आपके पास में 3 प्रकार के क्या होते हैं? अभिगमन होते हैं। समझो मेरी बात को? लेकिन ये तो एक मुख्य रूप से मोटा मोटा अंतर हो गया। अब मैं इसके अंदर मेन अंतर और बताने का प्रयास करता हूं। देखिए, जो सक्रिय अभिगमन चल रहा है, उस सक्रिय अभिगमन में किसी भी पदार्थ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यानी भेजने के लिए, किसी भी प्रकार के एटीपी तथा प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब जैसे साधारण विसरण पढ़ा होगा आप लोगों ने, डिफ्यूजन जिसको अपन बोलते हैं, वो किसके अंदर आता है? आपके पास में निष्क्रिय वाले के अंदर ही आ रहा है। समझो मेरी बात को? तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं कि इसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं होगी, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें भी आपके पास में एटीपी की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन इसमें आपके पास में एटीपी की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध कार्य कर रहा है, इसलिए, है ना। बाकी इनका सबका डिटेल बेटा पादप कार्यकी के पाठ में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा, एग्जाम्पल लेकर के। अभी सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है आपको, ठीक है। तीसरा बिंदु जो आपके पास में आ रहा है इसके अंदर, जिसके बारे में बात कर रहा हूं, यहां पे किसी भी पदार्थ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रोटीन के मॉलिक्यूल या प्रोटीन के अणु की आवश्यकता नहीं होती है। यहां पे प्रोटीन के अणु की आवश्यकता होती है। प्रोटीन कार्य करता है किसी भी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजने के लिए। समझो मेरी बात? और इसमें भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल की आवश्यकता रहेगी ही रहेगी। तो ये अभिगमन के क्या है? 3 प्रकार है। आपको इसलिए बताया मैंने ताकि अभी मैं लिखूंगा आपके पास में कि कौन सा पदार्थ किसके माध्यम से जा रहा है, अंदर कोशिका के अंदर पहुंच रहा है या रुधिर केशिकाओं में पहुंच रहा है, तो किस माध्यम से पहुंच रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि पचित भोज्य पदार्थ में कौन कौन सा पदार्थ है, वो किसके माध्यम से पहुंचता है। तो आपको यहाँ पे देखना होगा। सबसे पहले इसको बताने के लिए मैं लिखूंगा क्या, जो हमारे पास में पचित भोज्य पदार्थ बन गए हैं वो उनके नाम लिखने अनिवार्य है। जैसे 1 नंबर पे अगर मैं बात करूं, मान लो आपको पढ़ाया भी था कार्बोहाइड्रेट का पाचन। जिन्होंने नहीं देखा है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है, कार्बोहाइड्रेट का जो अंतिम उत्पाद बना था वो आपके पास में क्या क्या बना था? एक बना आपके पास में ग्लूकोज। क्या बना?
ग्लूकोज। 2 पे क्या बना आपके पास में, एक लिख देता हूं मैं गैलेक्टोज, क्या लिख रहा हूं, गैलेक्टोज। और 3 पे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे आपके पास में फ्रक्टोज, क्या लिख रहा हूं, फ्रक्टोज। इसके अतिरिक्त कोई भी अंतिम उत्पाद नहीं बना था, आप लोग देख लेना भले वीडियो में जाकर के, सर ये भी बना था, आप देख लेना बहुत अच्छे से जाकर के, ठीक है। अब यहां पे आपके पास में जो आ रहा है 2 नंबर पे प्रोटीन। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद आप लोग जानते हैं क्या बना था आपके पास में, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद आपके पास में बन रहा है वो होता है कौन सा रे, अमीनो अम्ल। बोलो रे, लिखो नीचे, है ना। तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा। तीसरे नंबर पे आपके पास में आता है वसा। और वसा का अंतिम उत्पाद जो बनता है आपके पास में, वो आपके पास में कौन कौन सा होता है, देखना जरा इधर की तरफ, बहुत अच्छे से ध्यान लगाना। एक होता है आपके पास में वसीय अम्ल, और एक होता है आपके पास में दूसरा कौन सा, ग्लिसरॉल। क्या आ जाएगा, ग्लिसरॉल आ जाएगा। समझे मेरी बात को। अब ये सारे पचित भोज्य पदार्थ ये कहाँ पड़े हैं, ये सारे पचित भोज्य पदार्थ जो आहार नाल है उसके अंदर अपन ड्यूडेनम जो पढ़ रहे हैं उसके ल्यूमन में, ल्यूमन अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, एक बार वापस दिखा देता हूं ल्यूमन के बारे में। ये रहा, बीच में जो रिक्त स्थान होता है ना, 4 स्तर होते हैं। कौन कौन सा स्तर होता है, देखो सबसे बाहर की तरफ हो गया अपने पास में कौन सा, सेरोसा, पहले भी बता रखा है आपको, देख लेना औतिकी के वीडियो में जाकर के। फिर आपके पास में मान लो कौन सा स्तर आ गया, ये पेशीय स्तर आ गया। पेशी के बाद में आपके पास में कौन सा आ गया, अधश्लेष्मिका आ गया। अधश्लेष्मिका के बाद में कौन सा आ गया, श्लेष्मिका आ गया। अब जो श्लेष्मिका के अंदर की ओर जो रिक्त स्थान है ये आपके पास में क्या है, ल्यूमन है। तो जो जितने भी पदार्थ मैंने अभी आपको बताए वो सारे कहाँ पड़े हैं, इस ल्यूमन में पड़े हैं। और इस ल्यूमन से वो कहाँ जाएंगे पदार्थ, ये जाएंगे कहाँ पे, श्लेष्मिका स्तर के जो रसांकुर और सूक्ष्मांकुर है वो उसको अवशोषित करवाएंगे और कहाँ भेजेंगे आगे, अधश्लेष्मिका की रुधिर केशिकाओं में भेजेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको। अब आप देखना इधर की तरफ, ये मैंने आपके पास में सारे पदार्थ लिख दिए जो पचित भोज्य पदार्थ है। ये कहाँ पे, ल्यूमन में। अब मैं एक चित्र बनाना चाह रहा हूँ, उस चित्र के माध्यम से आपको समझना होगा। यहाँ पे मैंने एक बेटा लाइन खींच दी, ठीक है, और ये लाइन के अंदर मैंने यहाँ पे सूक्ष्मांकुर बना दिए हैं, ठीक है। सूक्ष्मांकुर आपको पता है जिसको इंग्लिश में माइक्रोविलाई कहते हैं, जो सतह का क्षेत्रफल बढ़ाती है और क्या करती है कि पचित भोज्य पदार्थ के अवशोषण में सहायता करती है। यानी ये जो लाइन है जो व्हाइट कलर से ड्रॉ की है, ये श्लेष्मिका स्तर को प्रदर्शित कर रही है। किसको प्रदर्शित कर रही है, श्लेष्मिका स्तर को प्रदर्शित कर रही है। और श्लेष्मिका के पीछे की तरफ कौन सा होगा, अधश्लेष्मिका। श्लेष्मिका के अंदर की तरफ कौन सा है, ल्यूमन भाग है, जो खाली भाग होता है वो। ल्यूमन भाग में क्या पड़ा है, ल्यूमन भाग में समस्त पचित भोज्य पदार्थ पड़ा है। और इधर की तरफ क्या है, अधश्लेष्मिका। अधश्लेष्मिका में क्या होती है, रुधिर केशिकाएं प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे एक ये लाल कलर से जो ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, ये एक मान लीजिए कोई रुधिर केशिका बना दी मैंने। समझ रहे हो मेरी बात को। अब इनको यहां से श्लेष्मिका को क्रॉस करके कहां जाना है, अधश्लेष्मिका स्तर में रुधिर केशिकाओं में अवशोषित होना है, ताकि ये क्या हो, रुधिर जो नलिकाएं हैं, केशिकाएं हैं, ये प्रत्येक कोशिका तक इन पचित भोज्य पदार्थ को पहुंचा सके। समझना, ठीक है। तो यहां पे आपके पास में क्या आ रहा है कि ये जो स्तर है, अब मैं आपको बता देता हूं, ग्लूकोज जो है वो यहां से यहां पे जाएगा कौन से अभिगमन के माध्यम से, और गैलेक्टोज कौन से अभिगमन के माध्यम से जाएगा। ये दोनों जाएंगे बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी सक्रिय अभिगमन के थ्रू, ठीक है। तो यहां पे मैं इनका नाम लिख देता हूं क्या, सक्रिय अभिगमन के माध्यम से ये कहां पे जाएंगे, यहां पे अधश्लेष्मिका में जाएंगे। कैसे जाएंगे ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप घबराना बिल्कुल भी नहीं, तीनों का एक एक एग्जांपल ले लूंगा, ठीक है। अब आपके पास में क्या आ रहा है, यहाँ पे फ्रक्टोज आ रहा है। फ्रक्टोज यहां से यहां पे ट्रांसपोर्ट होगा। फ्रक्टोज जिसके माध्यम से ट्रांसपोर्ट होता है उसका नाम आपके पास में होता है सुगम अभिगमन यानी फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, जिसमें जाता तो उच्च से निम्न की तरफ ही है, परंतु यहां पे क्या रहता है आपके पास में, सांद्रता प्रवणता के साथ में रहेगा, लेकिन प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी। कैसे होगी वो बताऊंगा आपको, ठीक है। अब मेरे पास में यहाँ पे अमीनो अम्ल है। अमीनो अम्ल किसके माध्यम से ट्रांसपोर्ट होगा, अमीनो अम्ल ट्रांसपोर्ट हो रहा है सक्रिय अभिगमन के माध्यम से। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूं बेटा, सक्रिय अभिगमन, ठीक है। अब वसीय अम्ल ग्लिसरॉल है, इसमें से मैं आपको ग्लिसरॉल जो है वो बताता हूं पहले, क्योंकि यहाँ पे एक कहानी है टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी सी, अभी बात करेंगे अपन लोग। ये ग्लिसरॉल जो है वो आपके पास में सामान्य विसरण यानी कि निष्क्रिय अभिगमन के माध्यम से पहुंच सकता है।
समझ लो मेरी बात को। तो विसरण होता है, सामान्य विसरण जो निष्क्रिय का ही उदाहरण है, उसके माध्यम से पहुंच जाएगा। तो यहां पे क्या लिख दूंगा, विसरण के माध्यम से पहुंच जाएगा। अब सबसे मोटा जो बचता है वो है वसीय अम्ल। इसका अपना अलग मैकेनिज्म है, ठीक है, और इसके मैकेनिज्म को अपन काइलोमाइक्रोन का मैकेनिज्म कहते हैं। वो कैसे काम करता है वो भी हम लोग एक वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे फिलहाल के लिए आप यहाँ पे इसका यही लिखोगे, क्या आ जाएगा आपके पास में, काइलोमाइक्रोन। क्या आ जाएगा, काइलोमाइक्रोन जो है उसके माध्यम से क्या होगा, ये अवशोषित होगा। अभी आपके दिमाग में खटक रहा होगा काइलोमाइक्रोन क्या है, कोई बात नहीं, एक वीडियो के लिए खटकने दो यार, थोड़ा क्यूरियोसिटी रहेगी तो आप अगला वीडियो देखोगे कि यार काइलोमाइक्रोन क्या था, वो सर बताएंगे आज, तो मैं आपको बताऊंगा काइलोमाइक्रोन का क्या है ना। तो ये तो मैंने आपको एक बार ट्रांसपोर्ट के बारे में बता दिया है। कई बार नीट में सवाल आ जाता है, नीचे ऑप्शन दिए होते हैं, इनमें से कौन से पदार्थ हैं जो सक्रिय के द्वारा जा रहे हैं, निष्क्रिय के द्वारा जा रहे हैं, वो सब पता लग जाता है। समझो ना मेरी बात को। तो ये बात आप थोड़ी सी यहाँ पे ख्याल रखना। अब मैं आपको इस वीडियो के इसी सेक्शन में मैं बता देता हूं कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ठीक है। ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो देखना जरा आप लोग इधर की तरफ, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट की मैं बात करने जा रहा हूं। तो हेडिंग में लगा रहा हूं कि ग्लूकोज का अभिगमन, ठीक है, ग्लूकोज का सक्रिय अभिगमन, ठीक है, सक्रिय ही होगा, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसलिए सक्रिय अभिगमन, ये आपको मैं यहां पे समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज का सक्रिय अभिगमन होता है, इसको अपन लोग एक और नाम देते हैं जिसके माध्यम से होता है, वो होता है सोडियम पोटेशियम पंप। अंडरस्टैंड, सोडियम पोटेशियम अभिगमन भी कह सकते हो आप लोग इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोग सोडियम पोटेशियम अभिगमन के नाम से भी इसको जानते हैं, और ये बड़ा ही आसान है, बिल्कुल इजी है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है इसके अंदर। आप लोगों को बस थोड़ा ध्यान लगाना होगा, बहुत अच्छे से देखना, बोर्ड के ऊपर फोकस करना। आप लोगों को इसको समझने के लिए मैं आपको बता देता हूं, आपको तरल मोज़ेक मॉडल के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए जो सिंगर निकोलसन ने दिया था। क्या होता है तरल मोज़ेक मॉडल? अब मैं क्या है कि मेरे से रहा नहीं जाता बताए बिना, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ उसको, ताकि अपन लोग क्या करेंगे, वापस उस पर आ जाएंगे। तरल मोज़ेक मॉडल में क्या होता है, आपको पता है कि लिपिड के आपके पास में मॉलिक्यूल होते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर और बाहर की तरफ क्या होता है, प्रोटीन्स विद्यमान होते हैं, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। अगर मैं बात करूँ, इसमें बहिर्वेशी प्रोटीन होते हैं कुछ, मान लो यहाँ पे प्रेजेंट है, कुछ अंतर्वेशी भी होते हैं, टनल प्रोटीन भी होता है जो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक भी होता है, ढसा हुआ रहता है। तो आपको यहाँ पे जो काम आएगा सक्रिय अभिगमन में, ये वो काम आएगा आंतरिक प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन काम आएगा? आंतरिक प्रोटीन। और ये अलग अलग प्रोटीन होते हैं, देखिए क्या होता है, अलग अलग प्रोटीन होते हैं अभिगमन के लिए। जैसे मान लो मैंने इसको कह दिया ये है सोडियम पंप, तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला प्रोटीन सिर्फ सोडियम को अंदर बाहर कर सकता है, ठीक है। अब मान लो मैंने इसको कह दिया पोटेशियम पंप, तो ये वाला मतलब जैसे इसको अगर हटा दें अपन यहाँ से, दूसरा अगर बना दें, मान लो कि इसी में ही अपने पास में कोशिका झिल्ली में ये एक और प्रोटीन ऐसे उपस्थित है, ठीक है, ये वाला प्रोटीन। अब मैंने इसको कह दिया पोटेशियम पंप, तो ये क्या कर सकता है आपके पास में, ये प्रोटीन पोटेशियम को अंदर और बाहर क्या कर सकता है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम में आएगा, सिर्फ पोटेशियम को, ये सिर्फ सोडियम को, ठीक है। इसी प्रकार मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, मान लो कि यहाँ पे कोई प्रोटीन है जो क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप दोनों है। कैसा है? सोडियम पोटेशियम पंप दोनों है। तो ये दोनों आयंस को क्या कर सकता है, पंप करने का काम कर सकता है। पंप का मतलब अंदर और बाहर भेजने का। अंदर और बाहर का मतलब क्या है, ये कोशिका झिल्ली का आउटर एरिया है और ये कोशिका झिल्ली का इनर एरिया है। और इनर एरिया मतलब हो गया आपके पास में क्या, साइटोप्लाज्म। याद करो भाई, ऐसे चलेगा नहीं काम, है ना। इनर को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ये सब सेल बायोलॉजी का पार्ट होता है। जिस वक्त सेल बायोलॉजी पढ़ाई ना मैंने, इतना जबरदस्त आएगा आपके पास में, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। इसी प्रकार बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो अलग अलग चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम में आते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो सक्रिय अभिगमन है, सक्रिय अभिगमन में आपके पास में जो आ रहा है वो केवल और केवल काम करेगा आपके पास में पहले कौन सा, सोडियम पोटाशियम पंप। तो देखो मान लो ये आपके पास में जो है कोशिका झिल्ली है और ये है आपके पास में सोडियम पोटेशियम पंप, यानी सोडियम पोटेशियम जो है क्या नाम, प्रोटीन है, ठीक है, जिसकी बात कर रहे हैं अपन लोग। तो करता क्या है ये प्रोटीन, करता क्या है काम, देखना। ये वाला आपके पास में बाहर का एरिया है कोशिका झिल्ली का और ये वाला आंतरिक एरिया है, सोडियम पोटेशियम पंप। ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये किस प्रकार कार्य कर रहा है, इसका नाम देता हूं पहले, सोडियम पोटेशियम पंप।
ये पंप एक एटीपी का यूज करके, उपयोग करके क्या करता है, 3 सोडियम आयन को कोशिका के अंदर से बाहर की ओर भेजता है। बदले में 2 पोटेशियम आयन कहां आते हैं, अंदर आते हैं। ठीक है ना, बाहर से कहां आएंगे, अंदर की ओर आएंगे। कैसे, देखना, ये यहां से क्या करेगा, 3 जो है सोडियम आयन को क्या कर देगा, बाहर भेज देगा, और बदले में क्या आ जाएगा, 2 पोटेशियम आयन कहां आ जाएंगे, अंदर आ जाएंगे। और ये साथ में किसका यूज लेगा, एक एटीपी का यूज लेगा। तो एटीपी का यूज ले रहा है, इसलिए कैसा अभिगमन है, ये सक्रिय अभिगमन है। समझना मेरी बात को, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। अब समझ लीजिए कि ये वाला जो एरिया है जहां पे इसने सोडियम आयन को भेजा है, वो ल्यूमन वाला एरिया है। कौन सा एरिया है, ल्यूमन वाले एरिया में भेजा है, जहां पे क्या होता है, पचित भोज्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब होगा क्या इसके अंदर, ये पंप कैसे करता है उसको भी मैं आपको समझा सकता हूं। देखिएगा, थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा यहाँ पे कि ये देखो कि पंप ये इस प्रकार डिजाइन किया हुआ होता है आपके पास में कि यहाँ पे आपके पास में 2 रहेगा और यहाँ पे आपके पास में 1, 2 और 3 खांचे रहेंगे। ठीक है, अब होता क्या है इसके अंदर, यहाँ पे जो है सोडियम, सोडियम और सोडियम, ये तीनों सोडियम बाइंड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं इस स्थान पे प्रोटीन के, समझ रहे हो, प्रोटीन के साथ में। और यहाँ पे 2 पोटेशियम क्या होते हैं, बाइंड होते हैं, जुड़ जाते हैं। अब ये पंप क्या होता है, घूम जाता है। जब ये पंप घूम जाएगा तो 3 सोडियम कहाँ चले गए रे, बाहर, और 2 पोटेशियम कहाँ आ गए, यहाँ पे अंदर की ओर आ गए। बात समझ में आ रही मेरी यहाँ पे? तो ये बात आपको यहाँ पे दिमाग में रखनी होगी, पंप ऐसे काम करता है यहाँ पे। अब बात आती है कि ग्लूकोज कैसे आएगा अंदर। तो देखो, बाहर की तरफ क्या हो जाएगी, अब सोडियम की सांद्रता ज्यादा हो जाएगी, तो सोडियम क्या करेगा, कोशिश करेगा किस लिए, उच्च सांद्रता से कहां आए, ये निम्न की तरफ आए, यानी निष्क्रिय के माध्यम से आए। तो जब सोडियम आपके पास में बाहर से अंदर की तरफ आएगा तो उसके साथ ही साथ में कौन लटक जाएगा, ग्लूकोज लटक जाता है, और वो कहां आ जाता है, उसके साथ में अंदर की ओर प्रवेश कर जाएगा। तो ये जो दूसरा स्टेप होगा इसके अंदर, वो बिल्कुल निष्क्रिय अभिगमन होगा। लेकिन इसको सक्रिय क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसमें इसका स्टार्टिंग जो है उसमें एटीपी की आवश्यकता पड़ रही है, और उसी एटीपी के माध्यम से क्या हो रहा है, ये चीजें पंप हो रही है। मेरी बात समझ में आ रही ना आपको बेटा? ठीक है, तो यहां पे देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पे ये मेरे पास में ये कोशिका झिल्ली है, और यहाँ पे मेरे पास में अब जो काम करेगा वो केवल और केवल कौन सा काम करेगा, सोडियम पंप, सोडियम पोटेशियम नहीं, सोडियम पंप, जो सिर्फ सोडियम को पंप करेगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये मेरे पास में कौन सा पंप आ गया, यहाँ पे सोडियम पंप आ गया। ठीक है, अब ये सोडियम पंप क्या कर रहा है आपके पास में, यहां से सोडियम को अंदर प्रवेश करवा रहा है, समझ रहे हैं। लेकिन यहां पे जब ये सोडियम था इस जगह पे ल्यूमन भाग में, तो यहां पे कौन उपस्थित था, एक और आपके पास में ग्लूकोज को, मान लो ग्लूकोज को मैं से गोले गोले से डिनोट कर रहा हूं, तो जैसे ही सोडियम अंदर आएगा तो उसके साथ में चिपक के कौन आ जाएगा, साथ में ग्लूकोज भी अंदर आ जाएगा। और ये ग्लूकोज अंदर आने का मतलब हो गया कि ल्यूमेन से कहां आ गया, ये आपके पास में अधश्लेष्मिका स्तर में प्रवेश कर रहा है, श्लेष्मिका से होता हुआ। समझो मेरी बात को? तो ये आपके पास में क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप की बात होती है, जिसके बारे में अपन लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। अब इस वीडियो में मैंने आपको पाचन की कार्यकी का जो पद था, दूसरे नंबर का पाचन पूरा कंप्लीट करवा दिया। उसके बाद में अवशोषण जो है उसको स्टार्ट करवा दिया, अवशोषण के प्रकार बता दिए, सक्रिय के बारे में हमने बात कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके पास में डिस्कस करूंगा सुगम अभिगमन के बारे में, और साथ ही साथ में वो स्पेशल मैकेनिज्म जिसके बारे में बात की थी, चाइलोमाइक्रोन की मैकेनिज्म, जिसके बारे में अपन लोग पढ़ेंगे कि वसीय अम्ल किस प्रकार ट्रांसपोर्ट होता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में अवशोषण के पद को पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे। अब ये चैप्टर फिनिशिंग होने पे आ रहा है बेटा, अब आपको पूरा अच्छे से कवर अप मिल जाना चाहिए। जिन्होंने पीछे के टॉपिक्स नहीं देखे हैं, वो पीछे सारा प्लेलिस्ट अपलोड है, वो आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे, सारे वीडियो अपलोडेड है। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।